हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं EMRS प्रैक्टिस सेट्स और इसी सीरीज़ में हम आज सेकंड प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस सेट में 100 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनका ये टेस्ट कलेक्शन है और इसको आप कॉपी पेन मेरे साथ लेकर बैठिएगा और इसको लगाइएगा। तो आज के लेक्चर में हम पहले 50 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट डे यानी कल आपको बाकी 50 क्वेश्चन वो उनको आपको उनकी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच नॉवल बाय हार्पर ली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी इन द डीप साउथ? कौन सा नॉवल हार्पर ली का ऐसा है जो रेशियल इनइक्वालिटी, डीप साउथ में जो रेशियल इनइक्वालिटी है, जो जातिगत एक असमानता आपको समाज में मिलती है, उसको बताता है। देखिए, अमेरिकन लिटरेचर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और अगर बात करें तो हार्पर ली जो है एक सक्सेसफुल अमेरिकन नॉवलिस्ट रहे हैं और उनका ये जो नॉवल है, जिस नॉवल की यहाँ बात कर रहे हैं, कौन सा, पहला ऑप्शन पढ़ लेता हूँ मैं, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, द कैचर इन द राय, इनविजिबल मैन और नेटिव सन। तो बात करते हैं ऑप्शन की डायरेक्टली। टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक मोस्ट सक्सेसफुल अमेरिकन नॉवेल्स रहा है हिस्ट्री में, जो सेट है 1930s में, 1930 के आसपास ये सेट किया हुआ है। एक फिक्शनल वाइट लॉयर और नाम है उसका एटिकस फिंच। एक वाइट लॉयर है एटिकस फिंच, उसकी कहानी है। क्लियर? जो रिप्रेजेंट करता है एक फाल्सली अक्यूज्ड एक ब्लैक मैन था, टॉम रॉबिन्सन। रॉबिन्सन की एक कहानी वो यहाँ बताता है। तो ऑप्शन है आपके पास क्या, फर्स्ट ऑप्शन, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये आपका आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, शायद फर्स्ट टाइम आपको एनकाउंटर हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द कैचर इन द राय? कैचर इन द राय ने, ये जो नॉवल है कैचर इन द राय, ये किसने लिखा हुआ है? क्लियर? ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, J.D. सैलिंगर, F. स्कॉट फिट्जराल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे और हार्पर ली। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, क्वेश्चन की, द कैचर इन द राय। ये क्या है फ्रेंड्स? एक नॉवल रहा है और ये रहा है J.D. सैलिंगर का। ठीक, J.D. यानी जेरोम डेविड सैलिंगर, जेरोम डेविड सैलिंगर का। और अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 1919 से 2010 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। एक अमेरिकन ऑथर रहे हैं। क्लियर? और ये जो नॉवल आया था इनका, ये आया था 1951 में, द कैचर इन द राय। तो ये दो तीन बात इस नॉवल की मैंने आपको बताई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ फ़ारेनहाइट 451? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लिटरेचर के क्वेश्चंस आपको भी यहाँ पहले देखने को मिल रहे हैं आज। तो फ़ारेनहाइट 451, ये जो नॉवल रहा है, इस नॉवल की बात करें तो ये रहा एक डिस्टोपियन नॉवल। क्लियर? एक यूटोपियन होता है, उसका फ्रेंड्स अपोजिट जो होता है एक डिस्टोपियन होता है। तो डिस्टोपियन नॉवल रहा है जो पब्लिश हुआ था 1953 में और एक ग्रेटेस्ट वर्क कहा जाता है। जिस ऑथर की बात कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट 451, ऑथर मैं पढ़ लूँ पहले, रे ब्रैडबरी, J.D. सैलिंगर, अर्नेस्ट हेमिंगवे और जॉन स्टेनबेक। तो रे ब्रैडबरी का ये वर्क रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पोएट इज नोन फॉर हर कंसाइज एंड इमोशनली इंटेंस पोएम्स? कौन सा जो पोएट है वो कंसाइज और इमोशनली इंटेंस जो पोएम्स हैं वो किस
ऑथर की इनमें से रही हैं वॉल्ट विटमैन, नैथानियल हैथॉर्न, इमिली डिकिंसन और हरमन मेलविली। बात करें अगर इमोशनली इंटेंस की और कंसाइज की, तो कंसाइज पोएम्स आपको जो मिलेंगी वो मिलेंगी आपको इमिली डिकिंसन की। बड़ी प्यारी प्यारी पोएम्स होती हैं, छोटी छोटी, और साथ में इमोशनली वो इंटेंस होती हैं। क्लियर? तो ऑप्शन आपको थर्ड मिल जाता है, इमिली डिकिंसन। Which writer was known for her regionalist stories set in the South, after often featuring trickster figures? कौन से राइटर की हम बात कर रहे हैं? अपनी जो रीजनलिस्ट स्टोरीज हैं जो साउथ में सेट की गई है उनके लिए जाना जाता है। क्लियर? तो ट्रिकस्टर फिगर जो है वो प्राय फीचर अपनी स्टोरीज में करता है। तो नैथानियल हैथॉर्न, हरमन मेलविली, वॉशिंगटन इरविंग और मार्क ट्वेन। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो है, आंसर है आपका मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये मार्क ट्वेन एक पेन नेम रहा है। ऑथर का नाम था सैमुअल लैंगहॉर्न और क्लीमेंस। क्लियर? और ख़ास बात क्या थी, एक अमेरिकन राइटर ये रहे हैं, ह्यूमरिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े एसेइस्ट रहे हैं, और लाइफ स्पेन था 1835 से 1910। सैमुअल लैंगहॉर्न्स। क्लियर? क्लीमेंस, और प्यारा सा नाम था मार्क ट्वेन। इनकी एक कहानी आपने ज़रूर 9th-10th में पढ़ी होगी। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, नाम ज़रूर सुना होगा, और वही कहानी आपने पढ़ी होगी, अदरवाइज़ तो शायद सिलेबस में कहीं नहीं लगा हुआ है। कमेंट जरूर करके बताइएगा कौन सी कहानी थी। क्लियर? विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन ए फॉर्मल लेटर? राइटिंग स्किल से क्वेश्चन है कि फॉर्मल लेटर जब आप लिखते हैं तो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? कैजुअल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, पोलाइट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, एक फॉर्मल होता है यानी इसको कहते हैं आप औपचारिक। आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है तो आप औपचारिकता होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जिनको आप पूरा करते हैं। भाई आइए बैठिए, चाय ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, ठीक इस तरह से क्या होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल एक वे कैसा होता है फ्रॉम फॉर्मल? फॉर्मल आपका पोलाइट वे होता है किसी भी बात को कहने का, किसी भी काम को करने का। तो उससे आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जो फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप पोलाइट और प्रोफेशनल लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल होता है, किसी रिलेटिव को आप कोई लेटर लिखते हैं। क्लियर? तो वो जो लेटर आप रिलेटिव को लिखते हैं और जो एक किसी ऑफिस में ऑफिशियल के लिए आप लेटर लिखते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो फॉर्मल लेटर के लिए आपकी लैंग्वेज होती है पोलाइट और प्रोफेशनल। which of the following is an appropriate closing for a formal email? फॉर्मल ईमेल की अगर बात करें तो उसकी अप्रोप्रिएट क्लोजिंग क्या होती है? लॉट्स ऑफ लव। अब फॉर्मल वही बात हो गई कि औपचारिक अगर कोई चीज़ है तो उसमें आप शालीनता आपको दिखानी पड़ती है। लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट रिगार्ड्स, चीयर्स और सिया। देखिए, फॉर्मल की बात करें तो लॉट्स ऑफ लव कोई मतलब नहीं है लिखने का। बेस्ट रिगार्ड्स आप लिखेंगे। फॉर्मल ईमेल अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो बेस्ट रिगार्ड्स आप लिखिए। चीयर्स, सेया और लॉट्स ऑफ लव जैसे जो वर्ड्स हैं ये इनफॉर्मल हो जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन आ गया आपका। विच साहित्य अकेडमी अवार्ड डिड KKN दारूवाला रिसीव इन 1984? बहुत बड़ा नाम रहा है KKN दारूवाला का इंडियन राइटिंग में। और अवार्ड कौन सा मिला था 1984 में? साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, साहित्य अकेडमी फॉर पोएट्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर फिक्शन। और ओबियसली नाम लिया जाता है दारूवाला का पोएट्री के लिए, तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो गया लेकिन इजी भी हो गया। ट्रांसलेशन अवार्ड, फेलोशिप और फिक्शन, पोएट्री। तो आप सीधा क्लिक कीजिए कहाँ? पोएट्री पर। तो पोएट्री के लिए इनको अवार्ड जो है वो मिला। क्लियर? साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में, 1984। चलिए आगे वाला क्वेश्चन। KKN दारूवाला
Daruwala's poetry is known for political and social themes, romantic and sentimental themes, and historical and mythological themes, and scientific and technical themes. अगर इनकी पोएट्री की बात करें तो देखिए रोमांटिक, सेंटिमेंटल, ओके, पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, मिथोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल थीम। तो ज़्यादातर इन्होंने जो टच किए हैं, जो सब्जेक्ट्स टच किए हैं, वो सोशल रहे हैं और पॉलिटिकल रहे हैं। इनके रोमांटिक, सेंटिमेंटल या हिस्टोरिकल, इन पे आप कहीं नहीं जा सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप आते हैं, क्या पॉलिटिकल और सोशल थीम्स की इन्होंने बात की है। आप लोगों में से कुछ ने जो फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट आया था EMRS का, उसमें आपका स्कोर रहा था, अच्छा रहा, कुछ ने कमेंट करके बताया, लेकिन बहुत सारे हेजिटेट कर जाते हैं कमेंट करने में। तो विदाउट एनी हेजिटेशन बताइए आप कि कितना आपका स्कोर जा रहा है। अभी एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है TGT PGT का, और इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो TGT PGT दोनों के लिए ही हैं, तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स दोनों। आपकी तैयारी को ये बताते हैं कि कितनी आप तैयारी है, और ये अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें से आपको कोई एग्जाम में मिल जाएगा तो बहुत हेल्प आपकी हो जाएगी। खुशवंत सिंह सर्व्ड एज द एडिटर ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन न्यूज़पेपर, किस प्रोमिनेंट इंडियन न्यूज़पेपर के एडिटर वो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए, खुशवंत सिंह की बात करें, एक जर्नलिस्ट जो हैं वो रहे हैं, बड़े ऑथर रहे हैं। तो खुशवंत सिंह ने जो इंडियन न्यूज़पेपर को एडिट किया, वो एडिट किया हिंदुस्तान टाइम्स को। और इंदिरा गांधी की जो पर्सनल रिकमेंडेशन रही है उनको हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर अपॉइंट करने के लिए, ये भी खास बात मैं बता दूं आपको। तो ऑप्शन आपका आता है फोर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स। खुशवंत सिंह वर्कड एज ए डिप्लोमेट इन विच कंट्री, ये डिप्लोमेट रहे हैं, किस देश में डिप्लोमेट थे। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इटली। तो ये डिप्लोमेट रहे हैं कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कंक्लूजन ऑफ ए स्पीच, एक स्पीच का कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए। जब कोई स्पीच होती है तो उसका क्या कंक्लूजन होता है। अ समरी ऑफ मेन पॉइंट्स, न्यू इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव डिटेल्स एंड कॉल टू एक्शन। भाई स्पीच को आप क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं किसी स्पीच को, तो क्या होता है वहाँ आपके जो मेन पॉइंट्स आपने वहाँ बताए हैं उनको आपको वहाँ क्या कर देना चाहिए, कंक्लूड कर देना चाहिए। और वो होता भी है वहाँ पर किसी स्पीच में। तो आप कह के चलिए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। आप न मेन पॉइंट्स की समरी जो है वो वहाँ दे रहे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं, एक्सेसिव डिटेल आप नहीं देते, कॉल टू एक्शन नहीं करते आप। क्लियर। व्हाट इज डिबेट, डिबेट क्या होती है। क्लियर। देखिए, ए कैजुअल कन्वर्सेशन, ओके, अ फॉर्मल डिस्कशन वेयर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड एंड आर्ग्यूड, अ परसुएसिव स्पीच। तो डिबेट क्या है, एक ऐसा डिस्कशन होता है जहां किसी पक्ष और विपक्ष की जहां बात होती है, जहां प्रोज एंड कॉन्स की बात होती है, किसी चीज़ के क्या खामियां हैं और क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या उसकी बुराइयां हैं, उनको आप बताते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए फिर, मेरे विचार से बी वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए, फॉर्मल डिस्कशन वेयर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड एंड आर्ग्यूड। क्लियर। और हाँ, पिछले प्रैक्टिस सेट में एक MCQs आया था, क्या आया था इस, उसमें पूछा था कि नाउन है, वर्ड में भूल गया कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, शायद इनफ ऑफ दिस की बात थी। तो वहाँ बाय मिस्टेक में उसको नाउन बता गया था, वहाँ उसको रेक्टिफाई करके एडजेक्टिव पे आप कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो स्लिप ऑफ टंग आपकी हो जाती है। वॉट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। 4 by 6 इंचेज, 5 by 7 इंचेज, 6.69 इंचेज,
8 इंटू 10 इंचज़। तो देखिए अगर पोस्ट कार्ड की बात करें तो नॉर्मली जो पोस्ट कार्ड होता है आपका, वो पोस्ट कार्ड होता है 4/6 इंचज़ का, जिस पे क्या ये वाला पोस्ट कार्ड होता था और वो लिखा सेपरेट होता था, यहाँ से 3 लाइन बनी होती थी और यहाँ पे एक मार्क होता था भारत सरकार का, कितने, शायद पहले 15 पैसे का था, उसके बाद अब 50 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है वो मिल रहा है। और अब तो मोबाइल ने सबका काम इनका ख़त्म कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट इसेंशियल इन ए पोस्टर। पोस्टर की अगर बात करें तो कौन सा एलिमेंट जो है इसमें इसेंशियल नहीं है? कलर, टेक्स्ट, इमेज एंड वाइट स्पेस। अभी पोस्टर है आपका, पोस्टर में आप क्या कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए आपने कोई पोस्टर डिज़ाइन करवा लिया, ऐसे आप समझ के चलिए, तो उसमें क्या ज़रूरी नहीं होगा। ओके, कलर, पोस्टर है ओबियसली तो कलर होगा वहाँ। टेक्स्ट, अब पोस्टर है, कोई इमेज भी होगी, टेक्स्ट भी होगा, चलिए इमेज भी होगी। वाइट स्पेस, तो वाइट स्पेस ज़रूरी नहीं वाइट स्पेस हो, बैकग्राउंड दूसरे कलर की भी हो सकती है। तो इसेंशियल क्या नहीं है? वाइट स्पेस इसेंशियल नहीं है, कलर भी इसेंशियल है, टेक्स्ट भी है और इमेज भी है। क्लियर फ्रेंड्स? हाउ मेनी पैराग्राफ शुड टिपिकली बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ एन आर्टिकल? देखिए जिन लोगों ने जो EMRS ऐप से जो TGT सीरीज, ये जो EMRS सीरीज परचेज की है, ये क्वेश्चंस सारे मैंने वहीं से लिए हुए हैं। ओके, तो आप लोग इजीली इनको कर पा रहे हैं। ओके, और इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको उसी सीरीज़ में मैं इंक्लूड कर दूंगा, आप दोबारा भी इसकी अब वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो पैराग्राफ जो एक आर्टिकल होता है उसकी बॉडी में कितने जो पैराग्राफ्स हैं वो होने चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, एंड वेराइज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। भाई कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो कितने उसमें पैराग्राफ देंगे? 2, 3, 4, 5 या 5, 6 या 6, 7? नहीं, आप श्योर नहीं कह सकते उसमें आर्टिकल के लिए। भाई आपकी लेंथ कितनी है आर्टिकल की, छोटा आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है, उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात कॉम्प्लेक्सिटी, वहाँ आप कितनी बातें आप कहनी चाह रहे हैं। भाई कोई भी आर्टिकल है उसमें आप जब कोई नई बात करते हैं तब आप उसका जो पैराग्राफ है वो बदल देते हैं, तो ऑब्वियसली डेफिनेट नहीं कह सकते। तो ये वेराइज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आर्टिकल। Which section of a report typically provides a brief overview of the report's contents? रिपोर्ट में कौन सा सेक्शन होता है जो उसका ओवरव्यू एक दे देता है, ब्रीफ ओवरव्यू दे देता है किसी रिपोर्ट में? ओके, आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो भी न्यूज़ होते हैं, जो भी आर्टिकल्स आप देखते हैं, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ मर्डर हो गया या दूसरी, तो वो क्या होती हैं? वो कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर के, उनकी रिपोर्ट्स वो होती हैं। तो उसमें एक चीज़ देखें आप कि कौन सी चीज़ को पढ़ के आपका ओवरव्यू आपको मिल जाता है। इंट्रोडक्शन, मैथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो रिपोर्ट्स में अगर आप इंट्रोडक्शन को ही पढ़ लें, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या बात की गई है। तो क्या इंट्रोडक्शन ये क्या दे देता है? किसी रिपोर्ट का ओवरव्यू जो है वो दे देता है। विच टाइप ऑफ इन्विटेशन इज टिपिकली यूज फॉर कैजुअल और पर्सनल इवेंट्स? आपकी जो इवेंट्स हैं वो कैजुअल हैं और पर्सनल हैं, तो कैजुअल और पर्सनल इवेंट्स के लिए आपका कैसा इनविटेशन आपका होना चाहिए? यानी फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन या बोथ और नन ऑफ द अबव। भाई किसी पर्सनल इवेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? इनविटेशन दे रहे हैं, तो इनविटेशन आपका पर्सनल है तो कैसा होगा? इनफॉर्मल इनविटेशन होगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है उनमें आपको जितना भी सिलेबस है, एंटायर सिलेबस आपको यहाँ कवर करके क्वेश्चन मिल रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। अ नोटिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। नोटिस
जो होता है वो रिटन कम्युनिकेशन की कौन सी फॉर्म होती है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल, नन ऑफ द अबव। भाई नोटिस की बात करें तो नोटिस भी एक फॉर्मल फॉर्म होती है। क्लियर? इनफॉर्मल नहीं होती। नोटिसेस आर कॉमनली यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंपॉर्टेंट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? नोटिसेस। इंपॉर्टेंट इवेंट्स और अपडेट्स, पर्सनल ओपिनियन, कैजुअल कन्वर्सेशन, नन ऑफ द अबव। देखिए कैजुअल की बात करें, कैजुअल कन्वर्सेशन का कोई मतलब नहीं है नोटिस में। पर्सनल ओपिनियन के लिए नोटिस दिए नहीं जाते। तो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है कॉलेज में या कहीं, तो वहाँ क्या होता है, उस इम्पॉर्टेंट इवेंट को या अपडेट्स को बताने के लिए जो नोटिस हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। शाह वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर? जी.वी. शाह आयरिश पोएट और एक नॉवलिस्ट, पोएट नहीं कहना चाहिए, एक नॉवलिस्ट रहे हैं और नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं। ओके, नोबेल लॉरेट रहे हैं। कब मिला नोबेल? 1910, 1925, 1930 एंड 1940। तो शाह की बात करें, शाह को नोबेल मिला 1925 को, और इनके ही एक समकालीन थे, कंटेम्पोरेरी थे, जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1932 में। याद आ रहा है कि भूल गए? चलिए, और देखिए आज सैटरडे है, कल संडे में कोशिश करते हैं एक लाइव सेशन आपका हो। ओके, उसमें कुछ बात आपको इमारत से रिलेटेड वो आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे करना है। ओके, होना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिए। आर्म्स एंड द मैन इज़ ए प्ले दैट सैटराइजेज, आर्म्स एंड द मैन किस को सटायर करता है? रोमांटिक आइडियल्स एंड वार, पॉलिटिक्स एंड करप्शन, रिलीजियस डोगमा एंड सोशल क्लास डिस्टिंक्शन। देखिए अगर बात करें तो ये एक सटायर है रोमांटिसिज्म पर, एज वेल एज एक आइडियल लव रिलेशनशिप पर। मेन कैरेक्टर आपको शायद याद आ रहा होगा, इसका नहीं आ रहा है मैं बता दूं, रैना। क्लियर? और रैना, अब यहाँ ऑप्शन की बात करें तो पॉलिटिक्स, करप्शन, रिलीजियस डोगमा, सोशल क्लास। आप आइए ए वाले ऑप्शन पे फिर। रोमांटिक आइडियल्स एंड वॉर, इनको क्या करता है? इनको सेटराइजेस, ये सेटराइज ये करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच कंट्री डिड टेड ह्यूजेस बिलोंग टू? टेड ह्यूजेस किस सेंचुरी, नॉट कंट्री, किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे टेड ह्यूजेस? 20, 19, 18, 17। तो टेड ह्यूजेस ऑब्वियसली बिलोंग करते थे 20 सेंचुरी से, पैदा हुए थे 1930 में। ठीक, बर्थ से आप देख सकते हैं और लाइफ स्पेन से आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, या उनके जो वर्क्स हैं किस टाइम आए कोई याद हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर? 1930 में पैदा हुए थे, और बता दूं आपको यॉर्कशायर एक जगह है वहाँ पैदा हुए थे, और उसी में भी मिथोल्म रोड, मिथोल्म रॉयड ये जगह थी यॉर्कशायर में, यहाँ पैदा हुए थे। क्लियर? और सर्विस की इन्होंने रॉयल एयर फोर्स में, कैम्ब्रिज गए जहाँ आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है इन्होंने पढ़ी थी, और इसी के साथ साथ बड़ा इंटरेस्ट इनका रहा है मैथ्स में, और लीजेंड्स जो रहती हैं लीजेंड्स में इनका बड़ा इंटरेस्ट रहा है। टेड वॉन द गिलब्रेथ प्राइज, गिलब्रेथ प्राइज जो है वो कब मिला था टेड को? ओके, तो देखिए कोई भी ऑथर है उसको जो प्राइजेस मिले हैं या बर्थ या डेथ, वो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। 1957 में, 58 में, 59 में और 1960 में। तो गेलवेथ प्राइज़ जिसमें इन्हें 5000 डॉलर की प्राइज़ मनी मिली थी,
ये इन्होंने जीता था 1959 में। 1959 में इनको ये जो गेलविथ प्राइज़ है ये मिला था। और इनका जो अगर बात करें टेड की, तो इनका एक जो फेमस सीरीज़ रही है, फेमस जो वर्क रहा है, वो क्या रहा है? क्रो। क्या? क्रो, कौआ। द नोवेल अ सुटेबल बॉय इज रिटन बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार बड़ा गलत भी हो जाता है। आर के नारायण, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय एंड विक्रम सेठ। तो सुटेबल बॉय की बात करें, किसने लिखा? विक्रम सेठ ने लिखा। और ये वर्क, ये नोवेल कब पब्लिश हुआ? 1993 में। क्लियर? The term diaspora literature refers to writing that, अगर बात करें डायस्पोरा की, तो डायस्पोरा क्या है? देखिए, एक्सप्लोर्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ माइग्रेंट्स एंड द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन टू कल्चर्स। ओके, celebrates cultural diversity and individual identity. Okay, reflects the longing for homeland and the search for belonging. ऑल ऑफ द अबव। तो डायस्पोरा की बात करें, डायस्पोरा राइटिंग जो है वो बताती है, ये चार भाई, 1 2 3 तीनों चीज़ें मेरे विचार से उसमें आती है। क्लियर? भाई डायस्पोरा में क्या है? वो ऐसे ऑथर्स हैं जो टू कल्चर में कहीं ना कहीं वो बटे हुए होते हैं। क्लियर? जैसे आपका एग्जाम्पल वी.एस. नायपॉल हो गए, या दूसरे ऑथर्स जो पता लगा इंडिया के हैं, किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं डायस्पोरियन लिटरेचर को। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर? वेरी गुड, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। बात करें कौन सा ऑथर है जो फादर ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर कहे जाते हैं? बेंजो पैटरसन, पैट्रिक वाइट, डेविड मेलॉफ और हेनरी लॉसन। तो इसमें भाई नाम आता है ऑस्ट्रेलियन में हेनरी लॉसन का। और हेनरी लॉसन की बात करें, एक नॉर्वेजियन सेलर थे, उनके ये बेटे थे, और 1867 में ये पैदा हुए। क्लियर? और इनको ऑस्ट्रेलिया का पोएट ऑफ द पीपल कहा जाता है। क्लियर? और ख़ास बात ये थी कि स्टेट जो फ्यूनरल होता है, उसमें स्टेट फ्यूनरल में जो ऑनर पाने वाले व्यक्ति थे और ऑथर थे, ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ऑथर थे जिनको स्टेट फ्यूनरल में ऑनर इनको प्राप्त हुआ था। विच वॉज आर के नारायण डेब्यू नॉवल? आर के नारायण, याद आ गया होगा आर के नारायण को, राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। ओके, द गाइड, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो नारायण की बात करें, बड़ा प्यारा सा, अच्छा लाइफ स्पेन क्या रहा है नारायण का? 1906 से 2001 तक ये रहे हैं। और बड़ा नाम आर के नारायण और इनके कंटेम्परेरी थे मुल्कराज आनंद, दोनों का लिया जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं डेब्यू नॉवल की, तो डेब्यू नॉवल था इनका स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसको बहुत सारे पब्लिशर्स ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट इनको, इस नॉवल को कर दिया था। क्लियर? एक 10 साल का एक बच्चा है, स्कूल बॉय, उसकी ये कहानी और उसके फ्रेंड्स की कहानी, उसके इर्द गिर्द ये घूमता है। और बच्चे का नाम है स्वामीनाथन। क्या? स्वामीनाथन। Which book by R.K. Narayan was adapted into a popular TV series in India? पॉपुलर टीवी सीरीज़ की बात करें तो इनका जो वर्क रहा है, द गाइड, मालगुडी डेज, द वंडर ऑफ स्वीट्स एंड द इंग्लिश टीचर। तो मालगुडी डेज दूरदर्शन पे आया करती थी, पॉपुलर एक टीवी सीरीज इस पर भारत में बनी हुई है, मालगुडी डेज। बड़ी अच्छी कहानियाँ थी, जब हम छोटे ही थे जब आया करती थी, मुझे लगता है 90s के आसपास ये आती थी। Which literary award did Vikram Seth win for his epic novel A Suitable Boy? Suitable Boy के लिए
कौन सा इनको प्राइज़ मिला था? बुकर प्राइज़, पुलित्जर, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ इन लिटरेचर, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो भाई बात अगर करें तो कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ मिला था इनको सुटेबल बॉय के लिए, जो मिला था 1994 में, 1994 में। विच कंट्री डिड विक्रम सेठ स्पेंड हिज चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्टहुड? किस देश में विक्रम सेठ ने अपना चाइल्डहुड और अर्ली एडल्टहुड जो है वो बिताया? इंडिया, इंग्लैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड में इन्होंने अपना अर्ली चाइल्डहुड बिताया था। लॉर्ड बायरन्स पोएट्री इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट? बायरन की पोएट्री किस लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएटेड रही है, संबंधित रही है? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म एंड विक्टोरियनिज्म। भाई लॉर्ड बायरन की बात करें तो रोमांटिसिज्म से उनकी जो वर्क्स हैं, पोएट्री है, वो मूवमेंट रही, उस मूवमेंट से, रोमांटिसिज्म से ये संबंधित रही है। क्लियर? और जाने जाते हैं डॉन जुआ से, डॉन जुआ। और चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, नाम सुना होगा अपने दोनों वर्क्स का, इन्हीं से ये राइटर जो हैं वो फेमस रहे हैं। लॉर्ड बायरन्स पोएम्स ही वॉक्स इन ब्यूटी इज डेडिकेटेड टू whom? His mother, wife and sister लेडी कैरोलाइन लैम। तो डेडिकेट की थी उन्होंने लेडी कैरोलाइन लैम को। शी वॉक्स इन ब्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलेज प्रोज राइटिंग्स? कॉलेज को नाम लिया जाता है एक बड़े क्रिटिक और एक बड़े पोएट के रूप में कॉलेज को जाना जाता है। लेकिन यहाँ प्रोज राइटिंग की बात करें तो राइम ऑफ द अनसेंट मारिनर, फर्स्ट एट मिडनाइट, बायोग्राफी लिटरेरिया, अनकेस्ट्रेबल। 1, 2 एंड 4, चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन में क्या है, बात कर रहे हैं पोएम्स की, और ऊपर क्वेश्चन में है प्रोज राइटिंग। तो जाने जाते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया की बात करें, इससे इनकी प्रोज राइटिंग का एक जो लिटरेरी एग्जाम वर्क है ये सेट करता है। Which of Ruskin Bond's books is a collection of ghost stories? रस्किन बॉन्ड का कौन सा वर्क एक गोस्ट स्टोरीज का कलेक्शन है? द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, अ फ्लाइट ऑफ पिजियंस एंड अ फेस इन द डार्क। तो द फेस इन द डार्क एंड अदर हंटिंग्स, ये है फुल टाइटल। अगर फुल होता तो शायद आपको ज़रूरत ही ना पड़ती बाकी ऑप्शन पढ़ने की। एंड अदर हंटिंग्स। क्लियर? तो ये कलेक्टेड स्टोरीज हैं, कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ द सुपरनैचुरल। अ फेस इन द डार्क एंड अदर हंटिंग्स, और आगे दे रखा है कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ द सुपरनैचुरल, ये इस वर्क का फुल टाइटल है। तो ये जो गोस्ट स्टोरीज हैं, गोस्ट स्टोरीज रही हैं ऑथर की। हु इज़ द नाइजेरियन ऑथर हु रोड द नॉवल हाफ ऑफ ए येलो सन? हाफ ऑफ ए येलो सन जो है वो लिखा है, किस नाइजेरियन ऑथर ने लिखा? चिमामंडा नगोजी अडीची और चिनुआ अचाबे, आई किवी अरमा एंड ब्यूची एमिचिटा। चलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको, ये जो चिमामंडा ऑथर रहे हैं, इन्होंने लिखा, नाइजेरियन ऑथर रहे हैं, और ये जो वर्क था ये पब्लिश हुआ 2006 में। क्लियर? जो बायफ्रेन वॉर है, बायफ्रेन वॉर की ये कहानी बताता है ये नॉवल, बायफ्रेन वॉर की। और एक कैरेक्टर यहाँ रहा है ओलेना, ओलेना मेन कैरेक्टर इसका आप कह लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू विन कीन प्राइज फॉर अफ्रीकन राइटर?
राइटिंग। अफ्रीकन राइटिंग के लिए केन प्राइज किसको मिला? कौन फर्स्ट अफ्रीकन वुमन रही है? आमा एटा आइडू, चिमांडा और लीला अबोलेला, लेस्ली नेका एरिमा। यहाँ नाम आता है आपका फर्स्ट अफ्रीकन वुमन केन प्राइज जो मिला था अफ्रीकन राइटिंग के लिए, वो लीला अबुलेला को मिला था। 1964 में पैदा हुई, लगभग 58-59 साल के आसपास इनकी एज होगी, और पैदा हुई थी कैरो में, कैरो इजिप्ट में। क्लियर? और ख़ास बात और बता दूं, इन्होंने सूडान की नागरिकता जो है वो ले रखी है। क्लियर? ये प्राइज इनको मिला था इन द ईयर 2000। और एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन रहा है इनका द म्यूजियम के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फेमस हिस्टोरिकल इवेंट इन्फ्लुएंस्ड हैथॉन्स राइटिंग? हैथॉन की राइटिंग को किस फेमस वर्क ने यहाँ इन्फ्लुएंस किया? किस फेमस इवेंट ने इन्फ्लुएंस किया? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सिविल वार, सालेम विच ट्रायल एंड प्रोहिबिशन एरा। तो देखिए, ये अगर बात करें हाथॉर्न की राइटिंग की, तो सालेम विच ट्रायल्स ने इनके जो वर्क्स हैं उसको, इनकी जो राइटिंग है उसको इन्फ्लुएंस्ड किया। और सालेम विच ट्रायल क्या है? एक सीरीज थी हियरिंग्स की एंड प्रोजिक्यूशंस की। क्लियर? जो एक्यूज्ड जो लोग थे उनको एक्यूज़ किया गया था विच क्राफ्ट के लिए मैसाचुसेट्स में, और ये 1692 से लेके 1693 के बीच की ये बात रही है। क्लियर? और यहाँ सबसे बड़ी बात ये, इस ट्रायल में जो 200 लोग जो हैं वो अक्यूज़ किए गए थे, बहुत सारों को, उनमें से इवन महिलाएं भी थी जिनको डेथ सेंटेंस जो है वो दिया गया था। और डिटेल आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं सालेम विच ट्रायल की। हैथॉर्न्स मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इज टाइटल्ड। हैथॉर्न का स्टोरी कलेक्शन कौन सा फेमस स्टोरी कलेक्शन था? ग्रेट गेट्सबी, कैंटरबरी टेल्स, सन ऑल्सो राइजेस, ट्वाइस टोल्ड टेल्स। तो देखिए, ऊपर के तीनों की तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर बात करें हैथॉर्न की, तो ट्वाइस टोल्ड टेल्स जो है इनका एक फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, जो 2 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम्स में आया। पहला वॉल्यूम आया था इसका 1837 में, और सेकंड आया था 1842 में। इसके 5 साल के अंदर से दोनों वॉल्यूम इनके ये पब्लिश हुए थे। डिकिंसन्स पोएट्री वॉज डिस्कवर्ड एंड पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ बाय। डिकिंसन की पोएट्री डिस्कवर कर ली गई और उनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुई। यानी डिकिंसन अपने मरने के बाद लाइफ टाइम में इतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी पॉपुलरिटी उनको आफ्टर डेथ जो है वो मिली है। हर सिस्टर लेविनिया ऑस्टिन, ब्रदर ऑस्टिन, क्लोज फ्रेंड सुसन गिलबर्ट डिकिंसन एंड हर फादर एडवर्ड डिकिंसन। तो इसका क्रेडिट जाता है डिकिंसन की पोएट्री को डिस्कवर करने का उनके सिस्टर लेविनिया को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ मिलर्स प्ले इज बेस्ड ऑन द सालेम विच ट्रायल? देखिए, इंपॉर्टेंट इवेंट थी, तो बहुत सारी चीज़ों को इस तरह की कोई इवेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड करती है। द क्रूसिबल, ऑल माई सन्स, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, द ग्लास मैनिक्री। तो मिलर का प्ले क्रूसिबल जो है वो सालेम विच जो ट्रायल है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये प्ले की बात करें, आया था 1953 में। क्लियर? कहाँ हुआ था? मैसाचुसेट्स में। और स्पेलिंग बड़ी प्यारी है। चलिए मैसाचुसेट्स की स्पेलिंग आपको दे देता हूँ। MASSA मासा, चू CHU चू, और सेट्स SETTS। दोबारा स्पेलिंग आप याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ ली जाए। MASSA मासा, चू, सेट्स SETTS मैसाचुसेट्स। क्लियर? अब आप याद कर पाएंगे। मिलर्स प्ले ऑल माय सन्स इज इंस्पायर्ड बाय। किससे इंस्पायर्ड था इनका प्ले ऑल माय सन्स?
अभी तो बात क्रूसिबल की कर रहे थे, अब बात करते हैं वो तो था किससे, सालेम विस्ट्राइल से। और ऑल माय सन्स था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर सेकंड, द कोल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड से ये स्टोरी जो है इंस्पायर रही है, किसकी, ऑल माय सन्स की, जो आया था फ्रेंड्स 1945 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 43 पे। विच अनीता देसाई नोवेल वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। 1978 में किस वर्क ने अनीता देसाई के साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता? फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड द विलेज बाय सी, गेम्स एट डिलाइट। तो बात अगर अनीता देसाई की है, फायर ऑन द माउंटेन से इन्हें 1978 में क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड। एक नॉवल रहा है। क्लियर। और थीम इसकी अगर बात करें तो मिस कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मैरिटल लाइफ। एक लाइन में इसकी जो नॉवल की थीम ये रही है, मिस कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मैरिटल लाइफ। मार्कस एंटोनियस, ओके, जूलियस सीजर का पहला क्वेश्चन अब मिला आपको, इससे पहले बाकी ऑथर्स ही चल रहे थे। मार्कस एंटोनियस जूलियस सीजर में ऑल्सो नोन एज कास्का, सीजर, एंटोनी एंड ब्रूटस। मार्कस एंटोनियस किस नाम से जाना जाता है जूलियस सीजर में? डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है आपके लिए, एंटोनी के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर। और कभी कभी मार्कस एंटोनियस है जो मोव को टर्न करने का काम करता है। ट्रायम्विर, जो ट्रायम्वीर है, ट्रायम्वीर में एक नाम इसका रहता है। बाकी दो नाम कौन से थे ज़रा फटाफट कमेंट भी मुझे कर दीजिएगा। और क्वेश्चन का लेवल मुझे लग रहा है आपके लिए डिफ़िकल्ट है डेफिनेटली, इसलिए टाइम टेकिंग भी है, वीडियो लेंदी हो गया ये। बर्नांडो और बर्नार्डो एंड आर सोल्जर्स हु इनवाइट होरेशियो टू सी द गॉस्ट ऑफ ओल्ड हैमलेट इन हैमलेट। पहले ही सीन की यहाँ बात हो रही है। बर्नार्डो था और दूसरा कौन सा यहाँ कैरेक्टर था? मार्सिलस, होरेशियो, फोर्टिनब्रास एंड लाइटर्स, कि जो इनवाइट करते होरेशियो को जो ओल्ड हैमलेट का गॉस्ट देखने के लिए। तो शायद आपको याद होगा बर्नार्डो एंड मार्सिलस, दूसरा कैरेक्टर यहाँ मार्सिलस था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और कमेंट करना है, मुझे करवाना है। हैमलेट का जो गॉस्ट है कितनी बार अपीयर होता है इस एंटायर प्ले में, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैंने जब हैमलेट पढ़ाया है ये बताया है, और शायद शॉर्ट भी एक शॉर्ट वीडियो भी एक इस पर मैंने बना के आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स human nature has yet produced are myriad-minded Shakespeare who made this remark। देखिए, बाद वाले आवर myriad minded शेक्सपियर, इससे आप डेफिनेटली पढ़ लें, समझ गए होंगे इसको। लेकिन अगर पहली वाली लाइन आ जाए, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड, अगर यहीं फुल स्टॉप हो जाए, तब ध्यान रखिएगा कि कौन से राइटर ने ये कमेंट किया है शेक्सपियर पर। चैटरटन, ऑस्टन, एस.टी. कॉलरिज एंड थॉमस कार्लाइल। तो ऑब्वियसली बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये कमेंट रहा है 1817 में जो आया, और चैप्टर था उसका 10 एंड 5, 15th चैप्टर में इसको उन्होंने कमेंट किया। तो किसने किया? एस.टी. कॉलरिज ने। दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसी एक क्वेश्चन से। आगे, कैरेक्टर एग्रियप्पा अपीयर्स इन, एग्रियप्पा कौन से प्ले में रहा है बताना है आपको। टाइटस एंडोनिकस, मेजोफोमेजर, एंटोनी क्लियोपेट्रा एंड ट्रायलस एंड कसीटा। तो एग्रियप्पा की बात करें, एग्रियप्पा आपको मिलेगा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। सीजर का एक फॉलोवर था। क्लियर। और हाँ, एक चीज़ और है एग्रियप्पा के लिए बता दूं, यही प्रपोज करता है कि जो एंटोनी है उसको ओलिविया से शादी, जो ऑक्टेविया से सॉरी शादी कर लेनी चाहिए। कौन? एग्रियप्पा। किस में मिलेगा? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। आगे क्वेश्चन, हु सेड फॉलोइंग लाइंस इन रोमियो एंड जूलियट, व्हाट्स इन नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय, कि नाम में क्या रखा है? अगर हम रोज को किसी दूसरे नाम से अगर
कहें पुकारें तो उसकी स्मेल कम नहीं हो जाती। बड़ा प्यारी सी कोट, बहुत ही प्यारी सी। एक्ट सीन कमेंट करके बताइए पता हो तो। रोमियो जूलियट मर्क्यूशियो एंड टाइबाल्ट, किसने ये लाइन कही है? व्हाट्स इन नेम? रोमियो जूलियट। देखिए बात करें तो जूलियट ने ये लाइन कही है कि नाम में क्या रखा है। क्लियर? चलिए एक्ट सीन भी मैं बता दूं, 2-2 याद रखिए आप। सेकंड एक्ट के सेकंड सीन में ये लाइन कही गई है। द ग्रेटनेस ऑफ पोएट Arnold says lies in his powerful and beautiful application of ideas to life, but a critic pointed out it was not a happy way of putting it, as if ideas were a lotion for the inflamed skin of suffering humanity. Who was this critic? Greatness of poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life. किसकी कोट है? बड़ी प्यारी सी कोट। क्लियर? टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस, डेविड डॉज एंड एलन टेटे। इलियट ने इस बात को कहा है, और ख़ास बात ये है इनका एक नॉर्टन लेक्चर था, और नॉर्टन लेक्चर का टाइटल था यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, जो आया था 1932 के आसपास, 1932 के आसपास उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था आर्नोल्ड्स का क्रिटिसिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज चार्ल्स लैम्स कनेक्शन विद इंडिया? इंडिया से क्या कनेक्शन था चार्ल्स लैम्प का? ही वॉज फैसिनेटेड बाय द इंडियन जगलर्स एंड trade people in London and wrote an essay on them. He was fascinated by Eastern mythology, religious, especially Buddhism. He was a clerk for 30 years in the East India Company. He was clerk in South Sea House that prepared patents and documents for British trading companies in India. तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन तो नहीं। मैं तो डी वाले को कहूँगा कि ही वॉज ए क्लर्क इन साउथ सी हाउस में क्लर्क थे, जो पेटेंट्स डॉक्यूमेंट्स बनाती थी, किसके लिए? ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज के लिए इंडिया में। तो ये कनेक्शन उनका इंडिया से रहा है। क्लियर? तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपका आज का लेक्चर आपका एक कलेक्शन रहा है। 50 क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट के आज किए, बाकी 50 नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। अब 50 से आपका स्कोर क्या रहा, ऑनेस्टली एक कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तैयारी कैसी चल रही है? एग्ज़ाम भी नज़दीक है, और हाँ, मिलियन माइंड इंग्लिश ऐप आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहाँ पर MCQ सीरीज़ है, उनसे अपनी तैयारी को आप और शार्पनेस दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।